हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य अध्ययन में 4 प्रमुख विषयों का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए चले आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को इतिहास विषय का अध्ययन कराया, फिर भूगोल का और भारतीय संविधान का, और अभी अर्थशास्त्र का करवा रहा हूं। अर्थशास्त्र में देखिए इसके पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एकदम शुरू से क्रम वाइज इनका अध्ययन करवाया है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। आज की क्लास में हम लोग को देखना है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, अपने देश की अर्थव्यवस्था का लक्षण किस प्रकार का है, और अपने देश की अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही सब देखते हैं। चलिए आइए देखा जाए। हाँ देखिए, आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने बेसिक जो टर्म्स थे अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सब चीजों को आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, इसलिए यह अल्प विकसित है, और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है, इसलिए विकासशील। यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था जो है विकासशील भी है और अल्प विकसित है। अल्प विकसित कैसे है? जो दुनिया के विकसित देश हैं उसके मुकाबले, उनके कंपैरिजन में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है कम विकसित है, इसलिए इसको अल्प विकसित कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास रुका हुआ है, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है निरंतर प्रगतिशील है, आगे बढ़ रही है, और भविष्य में दुनिया की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं हम भी उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। और हम देखिए इस समय पूरे दुनिया में 5वें स्थान पर है। कभी कभी हमारा स्थान देखिए थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन 5वें पर। आप देखिए हमारा टारगेट है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, हमारे देश की सरकार का कहना है। जैसे मैंने देखिए पिछली क्लास में आपको बताया था कि अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो जर्मनी के बाद 5वें नंबर पर है। यानी पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है, 5वें नंबर पर हमारे देश के। हमारे देश की अर्थव्यवस्था देखिए कभी कभी यूके यानी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है। तो हमारा अभी यही स्थान है। तो हम भविष्य में आने वाले समय में कहा जा रहा है कि तीसरे स्थान पर पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए इसके जो प्रमुख लक्षणों को एक एक करके देख लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है कहा जाता है कि कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, यानी हर चीज जो है कृषि के ऊपर डिपेंडेंट, यानी उद्योग धंधे भी हमारे यहाँ ज्यादातर कृषि से रिलेटेड हैं, कृषि पर डिपेंडेंट है। ठीक, देखिए भारत की 55% से अधिक जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। देखिए आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है अपने देश की कृषि के ऊपर निर्भर है। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। यानी देखिए हमारे देश के लगभग 69% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत जो है वो कृषि है। उसके बाद देखिए कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, देखिए कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन में भी अहम योगदान है। यानी देखिए कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा का अर्जन भी करने में योगदान होता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको हमारे देश के लोग तो इस्तेमाल करते ही हैं, फिर दुनिया के अन्य देशों में भी बेचा जाता है, तो उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलता है, और जो सरप्लस उत्पादन होता है उसको हम दूसरे देशों में बेचते हैं। अब देखिए इसका दूसरा जो लक्षण है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, देखिए
मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, बाजार तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो निजी उद्योगपति होते हैं और वहां की जो सरकार होती है, दोनों मिलकर अपने देश में उत्पादन करते हैं और उसका वितरण भी करते हैं। तो अपने देश की अर्थव्यवस्था भी इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था। यहाँ देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे उत्पादन का दायित्व जो है, हाथ जो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में, सरकार के हाथ। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का स्वामित्व। ठीक, भारत के आयोजन के आरंभ से ही दोनों क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया। देखिए जब हमारे देश में योजना बनाई जाने लगी, प्लानिंग बनाई जाने लगी, तो उसमें शुरू से ही सरकारी और निजी दोनों चीजों को, दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। शुरुआत की जो योजनाएं थी सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी, लेकिन 1991 से जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति आई थी उसने निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि की। देखिए 1991 के पहले अपने देश में उत्पादन के ज्यादातर जो चीजें थी, स्रोत थे, उस पर सरकार का अधिकार था। ज्यादातर चीजें सरकारी थी, प्राइवेट चीजें कम थी। लेकिन जब 1991 की जो आर्थिक नीति बनाई गई उसमें सरकार ने अपने दायित्वों को कम कर लिया और वो दायित्व पूंजीपतियों या निजी उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया, जिसके वजह से हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला लक्षण देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। देखिए अभी मैंने इसको बताया ही कि विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई, जिसके वजह से इसको अल्प विकसित कहा। इसका देखिए कुछ आधार है जिसके वजह से हम विकसित देशों की तुलना में पीछे हैं। देखिए हमारे देश में कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान है। दूसरा देखिए यहां प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम है। तीसरा देखिए जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर है। बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात है। देखिए ये सारी चीजें अपने देश में मौजूद हैं, जिसके वजह से हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है अल्प विकसित है। उसके बाद देखिए निर्धनता का अनुपात बहुत ज्यादा है, यानी यहां गरीब अमीर का अनुपात बहुत ज्यादा है। चौथा लक्षण देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है उन सूचकों में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात वह विकास की ओर अग्रसर। देखिए हम लोग जिन जिन मामलों में दुनिया के देशों से पिछड़े हुए हैं उन मामलों में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि भविष्य में हम भी विकसित देश बन जाए। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, वो हमने पढ़ा लक्षण, अब पढ़ते हैं विशेषता। ठीक, देखिए तो देश की आजादी के बाद से भारत मौद्रिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार कई दृष्टिकोण बना। पहली व्यवस्था कि जब हम अंग्रेजों से आजाद हुए उसके बाद से ही अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए नए नए पॉलिसीज बना रहे हैं, नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके हमारा देश भी दुनिया के अन्य देशों के बराबरी कर। ठीक, उसके बाद देखिए यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अवस्था में है, यह धीरे धीरे एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा, ये कहा जा रहा है और हम लोग हो भी जाएंगे। अगला देखिए विकासशील अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं, अधिक जनसंख्या, निराश्रित या गरीबी रेखा के नीचे सबसे अधिक आबादी, खराब बुनियादी ढांचा, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, पूंजी विकास की धीमी गति, कम प्रति व्यक्ति आय। यानी देखिए हम लोग अल्प विकसित हैं, जिसके कई कारण हैं। देखिए हम लोगों के यहाँ देखिए बहुत से ज्यादा लोग गरीब हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, अपने देश में उत्पादन के ज्यादा जो साधन है वो कृषि पे निर्भर हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। उसके बाद हमारे देश में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गड़बड़ है। आप लोग देखते होंगे अपने अगल बगल में सड़कों की हालत कितनी खराब है। अपने देश में देखिए जो यातायात के साधन है
उनमें देखिए कितनी समस्या है। लोगों को त्योहारों में घर आना जाना होता है तो देखिए अपने देश में पर्याप्त मात्रा में ट्रेनों की उपलब्धता नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से जब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए भी बहुत समय लगता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसके वजह से अपना देश जो है अल्प विकसित है और विकासशील के रूप में प्रगतिशील है। ठीक, आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विभिन्न समस्याओं के अलावा हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उसमें लगातार कमी देखी जाती है। ऐसे कई कारक हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को विकासशील बनाते हैं, यानी हम विकसित नहीं है, विकासशील हैं। ये इतनी सारी समस्याएं हैं जो हमको विकासशील ही बना के रखी हैं, विकसित होने के रास्ते में रुकावट उत्पन्न कर। अब देखिए कुछ विशेषताओं को, मूलभूत विशेषताओं को एक एक करके देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने बताया कि कम प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, यानी अपने देश में देखिए जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो देखिए बहुत कम है। देखिए किसी देश की वास्तविक आय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में देश की कुल क्रय शक्ति को दर्शाती है। देखिए प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि किसी देश की पूरी एक वर्ष में जितनी आय होती है उस आय को उस देश में रहने वाली कुल जनसंख्या से जब विभाजित कर दिया जाता है तो वही प्रति व्यक्ति आय होती है। तो जबकि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय उस वर्ष में देश में किसी व्यक्ति की क्रय शक्ति को दर्शाती है। और देखिए जो देश की प्रति व्यक्ति आय है उसकी तुलना में वास्तविक रूप में जो अपने देश के निवासी हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय या क्रय शक्ति क्षमता बहुत कम है। अपने देश की प्रति व्यक्ति आय देखिए कुल जनसंख्या के सापेक्ष ज्यादा दिखती है। इसका कारण यह है कि अपने देश में जो पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके द्वारा ज्यादा आय अर्जित की जाती है, जिसके वजह से हमारे देश की कुल जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज्यादा दिखती है। ठीक है, देखिए उभरते हुए देश प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के मामले में निम्न स्तर। देखिए हम, हमारा देश ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, विकास के पथ पर अग्रसर हैं, उनके यहां भी इसी प्रकार की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय देखी जाती है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम। देखिए कहा जाता है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है दुनिया के अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा काफी कम है। ठीक है, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री भी हैं, अपना जो पड़ोसी देश देखिए चाइना भी, उसको भी अभी विकासशील ही कहा जाता है। तो उन देशों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के आकलन के अनुसार 2020-21 के लिए जो आंकड़ा निकाला गया उसमें देखिए प्रति व्यक्ति शुद्ध सार्वजनिक आय जो है अपने देश में देखिए 86,659 रुपए थी। देखिए बहुत कम है और देशों की तुलना, तो जिसका यही कारण है कि हम पिछड़े हुए। देखिए दूसरा, देखिए जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर। देखिए अपने देश में जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से देखिए क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ जनसंख्या अधिक है, वहां उस जनसंख्या की सहायता के लिए ढांचा भी स्थापित होना। अब देखिए अपने देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो इसका सही से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जब उतनी सुविधा लोगों को दी जाएगी तब। ऐसा ढांचा होना चाहिए, आधारभूत संरचना होनी चाहिए कि इस जनसंख्या की जो शक्ति है, पावर है, मानव संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सके। तो इसके लिए देखिए हमें वहां क्या करना पड़ेगा, पर्याप्त शैक्षणिक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ेंगी, पर्याप्त व्यावसायिक अवसर देना पड़ेगा लोगों को अच्छा वेतन देना पड़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। इन सारी चीजों को जब हम अपने देश में उपलब्ध कराएंगे तब हमारे देश की जो बढ़ती जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या में इस्तेमाल हो। देखिए अधिक जनसंख्या, विशेष रूप से अत्यधिक जनसंख्या के साथ प्रत्येक नागरिक को ये सुविधाएं प्रदान करना एक बहुत बड़ा काम बन जाता है और अक्सर राज्य द्वारा संचालित प्रशासन या सरकार इसे जारी नहीं रखती। देखिए अधिक जनसंख्या होने का फायदा भी है, नुकसान भी है। यदि सरकार इस जनसंख्या को सही से सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो हम बहुत दुनिया में आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार
हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती है। बहुत सारी राज्य सरकारें भी हैं जो इन सब सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, जिसके वजह से हम लोग पीछे। इसीलिए देखिए अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था में छोड़ देता। देखिए अधिक जनसंख्या का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते। अगला देखिए क्या है, गरीबी का अंतहीन चक्र। देखिए जरूरत और गरीबी का अंतहीन चक्र आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों से संबंधित होता है। देखिए गरीबी जो है आपूर्ति और मांग, यानी मांग और आपूर्ति दोनों से संबंधित होता है। जब अपने देश के लोग गरीब रहेंगे, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो मांग ही नहीं होगी, और जब मांग नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन जब अगर मान लीजिए हो भी गया तो जहां जिस चीज का उत्पादन होगा वहीं पड़ा रहेगा, तो उत्पादन करने वाले कंपनी को, उद्योगपतियों को नुकसान होगा। तो यही कारण है कि अपने देश में ये पिछड़ापन देखा जाता है। तो जब लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की गरीबी दूर होगी, तो मांग और आपूर्ति की जो प्रक्रिया है वो भी अच्छे तरीके से चलेगी। देखिए किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा जो सिद्धांत होता है, मांग और आपूर्ति का एकदम बराबर बराबर होना चाहिए। यानी मांग हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, आपूर्ति कम रहेगी तो क्या होगा, वो देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, और बराबर रहेगी तो भी देश धीरे धीरे विकास करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मांग कम हो जाएगी, आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी, तब देश का विकास संभव नहीं। आपूर्ति पक्ष पर चूंकि उत्पाद और सेवाएं नहीं बिक रही हैं, इसलिए निवेश पर कम दरों पर पूंजी, अग्रिम या उधार देने की कमी है, और परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या वास्तविक आय वेतन का। देखिए इसके कई कारण हैं कि अपने देश में लोगों को गरीबी के लिए कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। अपने देश में बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, लोगों को सेवा नहीं मिल पाती है, बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पाती है, लोगों को कम ब्याज पर ऋण नहीं मिल पाता है, और गरीबों को तो मिलता ही नहीं है। बैंक वाले इतना परेशान करते हैं, इतना दौड़ाते हैं कि वो उनके पास जाना ही बंद कर देते हैं। तो उस प्रकार से सुविधा नहीं मिलती है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए, खड़ा होने के लिए मौका नहीं दिया जाता है। लोग एलिजिबल होते हैं, कर्मशील होते हैं, कर्मठ होते हैं, लेकिन अपने देश में जो व्यवस्था है, प्रशासन तंत्र है, उसका जो अनदेखापन है, जिसके वजह से लोग पिछड़े रह जाते हैं। तो यही सब देखिए, अग्रिम पूंजी नहीं मिल पाती, उनको उधार नहीं मिल पाता है, लोगों को अपने काम को करने के लिए, किसी धंधे को, व्यवसाय को करने के लिए समस्या होती है, जिसकी वजह से लोगों की आय कम रह जाती है, और वो लोग सरकार से हर चीज की अपेक्षा करते हैं, सरकार से हर चीज मुफ्त में चाहते हैं। तो ये सब कैसे होगा, सरकार का सारा पैसा इन सब चीजों पे खर्च हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों को मुफ्त में देने के बजाय हम लोगों को क्या दे, आधारभूत सुविधा बेहतर प्रदान करें। जो लोग काम करने लायक हैं, जो लोग योग्य हैं, उनको सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करें। तो ये जब सुविधाएं मिलेंगी तब जाके अपना देश आगे बढ़ेगा, तब लोग नौकरी के पीछे नहीं दौड़ेंगे, तब लोग अपने आप खुद स्टेबल हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। देखिए मांग पक्ष जब आता है तो गरीबी का अंतहीन चक्र उस समय को संदर्भित करता है जब राष्ट्र की वास्तविक आय के आधार पर क्रय शक्ति कम होती है, जिससे उत्पादों और सेवाओं की अत्यधिक मांग। देखिए मैंने बताया ना आपको कि वही जब मांग कम होगी तो उत्पाद और सेवाएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं। इसका कारण होता है गरीबी। जरूरत का अंतहीन चक्र इसी तरह काम करता है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इसे देखना कुछ हद तक सामान्य। और ये लक्षण देखिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादा देखी जाती है। अब देखिए आय में असंगतियां, यदि अपने देश में देखिए कुछ लोग आय अर्जित कर भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उनके आय में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा असंगतियां हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा इनकम जनरेट होता है और कुछ लोग हैं जिनके पास दो समय का यानी सुबह शाम के लिए भोजन के लिए भी पैसा नहीं कमा पाते। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे परेशान करने वाली बात है धन का एक साथ मिलना। देखिए अपने देश में ये सबसे बड़ी समस्या है कि अपने देश में लोगों के पास धन का जो अनुपात है बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए अभी देखिए कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि अपने देश के 1% भारतीयों के पास देश की 53% संपत्ति।
अब बताइए, अपने देश की लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसके 1% लोगों के पास देश का 53% संपत्ति है। देखिए कितनी ज्यादा असमानता है। देखिए इसमें से जो 10% लोग हैं उनके पास 76.30% हिस्सा अपने देश की पूरी संपत्ति का। बताइए, देश के 10% जनसंख्या के पास 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा आमदनी है, ज्यादा पूंजी है। बाकी लोग देश के देखिए कितने पीछे हैं, कितने गरीब हैं। यह रिपोर्ट देखिए यह भी बताती है कि देश के 90% लोगों के पास देश की 1/4 से भी कम संपत्ति। यही देखने से पता चल रहा है, देखिए यानी 90% लोग जो है केवल 25% संपत्ति को ही अपने पास रख पाए, यानी उनके पास उतना ही है, बाकी सब 10% लोगों के पास। तो ये देखिए बहुत बड़ी समस्या है अपने देश। अब अगला देखिए, पूंजी निर्माण में विनाश। अपने देश में देखिए पूंजी का जो निर्माण है वो भी सही से नहीं हो पाता। देखिए पूंजी विकास की दर निश्चित रूप से वेतन या आय के निम्न स्तर से जुड़ी हुई है। देखिए अपने देश में लोगों का पूंजी निर्माण, देखिए ज्यादातर लोग वेतन चाहते हैं, लोग नौकरी करना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मैं वहां काम करूं, वहां काम करूं। तो जब किसी के यहाँ आप नौकरी करोगे तो आपको लिमिटेड पेमेंट मिलेगा, लिमिटेड आय मिलेगी, तो उससे आपका पूंजी निर्माण बहुत कम होगा। देखिए इसीलिए देखिए आय का निम्न स्तर जो है बना रहता है। आगे देखिए, पिछले वर्षों की तुलना में सकल घरेलू पूंजी में भारी कमी आई है। यही कारण है कि अपने देश में पिछले कई वर्षों से जो सकल घरेलू पूंजी होती है उसमें बहुत कमी आ रही है, निरंतरता कमी की देखी जा रही है कि लोगों के पास पूंजी आय जनरेट ही नहीं हो पा रही है। लोग काम करके पढ़ लिख के कार्यशील हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर वो कोई रोजगार व्यवसाय करना चाह रहे हैं अपने दम पर तो सरकार से उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। सरकार प्रयास करने का पूरा तरीका अपनाती है लेकिन सरकार के जो प्रशासनिक तंत्र हैं वो उनको सुविधा नहीं देते। इतनी ज्यादा धोखाधड़ी है, बेईमानी है। जब कोई व्यक्ति कर्ज लेने जाता है तो जो बैंक वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे वो कमीशन मांगते हैं, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो व्यक्ति उनसे कर्ज नहीं ले पाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं अपने देश में। अगला देखिए, खराब बुनियादी ढांचा का विकास। देखिए अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही खराब है। देखिए क्या क्या कमियां हैं, देखिए मुख्य कमियां कि देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% भारतीय परिवारों के पास बिजली नहीं है। देखिए इतने ज्यादा आधुनिक दुनिया में अपने देश में 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास बिजली ही नहीं है। 97 मिलियन व्यक्ति सुरक्षित पेयजल प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए सुरक्षित साफ सुथरा पानी नहीं मिलता है लगभग 97 मिलियन लोगों को अपने देश में। 840 मिलियन व्यक्ति स्वच्छता सेवाएं प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए ऐसे इतने लोग हैं जो अपने देश में गंदे जगहों पर, गंदे स्थानों पर रहते हैं, जिनको साफ सफाई न मिलने की वजह से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है और जिनकी बहुत सारी आय जो है इन बीमारियों का इलाज करने में खर्च हो जाती है। तो ये देखिए कितनी सारी समस्याएं हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था। देखिए भारत को इस बुनियादी ढांचे की असामान्यता से निपटने के लिए $100 मिलियन की आवश्यकता है। अब देखिए अपने देश को इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए $100 मिलियन की आवश्यकता है। इतना पैसा जब अपने देश के पास रहेगा तो अपना देश सबसे पहले अपने देश की समस्याओं को दूर कर पाएगा, बाकी की चीजों को करने की बात अलग से है। तो इतना जब अपने पास पैसा आएगा तब जाके हम अपने देश में ये सब सुविधाएं लोगों को दे पाए। अगला देखिए, अपूर्ण बाजार। देखिए अपूर्ण बाजार, देखिए भारतीय बाजार दोषपूर्ण या अपूर्ण प्रकृति के हैं क्योंकि वे पोर्टेबिलिटी, गतिशीलता या आवागमन के अभाव में कमजोर पड़ते हैं। देखिए हमारे यहाँ के जो बाजार हैं वो पोर्टेबल नहीं है, लोगों की पहुंच नहीं होती है, आवागमन की व्यवस्था नहीं है, लोग मार्केट नहीं जा पाते हैं और मार्केट से जो सामान है वो लोगों तक सही समय पर नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारा सामान रास्ते में खराब हो जाता है, सड़ जाता है। बहुत सारा सामान दुकानदारों के पास पड़ा रहता है लेकिन लोग वहां खरीदने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो अपने देश के बाजार को अपूर्ण बनाती है। देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जिससे परिसंपत्तियों का आदर्श उपयोग हो सके, इस प्रकार कीमतों में उतार चढ़ाव।
देखिए सामान जब सही टाइम पे लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, लोग जमाखोरी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, जिसके वजह से हमारे देश का बाजार क्या होता है, अपूर्ण बना रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिए अप्रचलित प्रौद्योगिकी, यानी अपने देश में जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है, यानी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए सबका कारण पूंजी होता है, तो अपने देश में देखिए बहुत सारा कार्य जो है मशीनों के बजाय किससे किया जा रहा है, श्रम प्रधान है, यानी लोग मेहनत से काम ज्यादा करना चाहते हैं, मतलब शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा करते हैं। तो शारीरिक श्रम करने की वजह से हमारे देश में जो उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन कहा जाता है कि ज्यादातर मशीनों का यदि उपयोग किया जाएगा तो अपने देश में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए शारीरिक श्रम करवाया जाता है, लेकिन शारीरिक श्रम करवाने की वजह से अपने देश में उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये बड़ी समस्या है। अगर मशीनों का प्रयोग ज्यादातर किया जाने लगे, उत्पादन तो बहुत बढ़ जाएगा और अपने देश के लोगों के लिए भी वस्तुएं सामान उपलब्ध होंगे और उस सरप्लस सामान को दुनिया के अन्य देशों में बेचेंगे तो हमको इनकम होगी। लेकिन ये चीजें हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाते। देखिए इसमें नवाचारों और आधुनिक मशीनरी का अभाव। देखिए अभी भी हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने शारीरिक श्रम से बहुत ज्यादा अपना उत्पादन करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं। अगर इन्हीं के जगह पर नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने लगे, जैसे दुनिया के विकसित देशों में किया जाता है, तो अपना देश भी बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अपने देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो अपने देश के प्रशासनिक तंत्र में, यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो सरकारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो अनदेखापन है वो बहुत बड़ी समस्या है। सरकार अपने स्तर से तो बहुत प्रयास करती है, लेकिन जब निचले स्तर पर योजनाएं आती हैं तो उनका क्रियान्वयन सही से नहीं किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए पिछड़ा समाज। अपने देश में देखिए जो इतने कारण तो मैंने आपको बताया ही, और एक कारण ये भी है कि अपने देश का जो समाज है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। अपने देश में लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, इसके आधार पे महिला, पुरुष, इन सब चीजों में भी बटे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो अपने देश को अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे ले जाता है। देखिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था यानी भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है, देखिए सांप्रदायिकता, पुरुष प्रधान समाज, विषम धारणा, जाति व्यवस्था आदि के रूप में फंसी हुई। अभी देखिए मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखा था ट्विटर पे, तो उस पर किसी महाशय ने एक पोस्ट किया था कि जो लोग दीपावली नहीं मनाते हैं उनसे दीपावली का सामान नहीं खरीदा जाएगा। अब बताइए ये किस प्रकार का एक गंदा कमेंट है कि आप कैसे कह सकते हो। हमारा देश जो है विविधता में एकता वाला देश है, यानी हमारे देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और सारी जो क्रियाएं होती हैं सब मिलकर करते हैं। तो आपने इस प्रकार का पोस्ट कैसे कर दिया? ये तो बहुत बड़ी, मतलब कहा जाए इसको कि बहुत बड़ी सांप्रदायिक भावना या मनोवृत्ति का ये उदाहरण है। तो ऐसा नहीं होता। अपने देश में देखिए हर धर्म के लोग हैं, अपना अपना त्योहार मनाते हैं और बाजार में हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग होते हैं, तो एक दूसरे के त्योहारों पर वो सामान बेचते, वो खरीदते हैं। तो अगर इस तरह से अगर कर दिया जाए कि जो जो चीज धर्म को मनाएगा वो वही सामान बेचेगा, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो यही सब कारण है जो अपने देश को इतने पीछे किए हुए हैं। अगर इन सब समस्याओं को एक एक करके दूर कर दिया जाए तो हमारा देश भी दुनिया के विकसित देशों के बराबर पहुंच जाए। तो ये सारी जो बातें थी, आज देखिए हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण और विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अब देखिए कुछ नकारात्मक दृष्टिकोणों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए कुछ निश्चित चीजें हैं। देखिए क्या हो रहा है कि सरकार इस समय विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरह से सहारा दे रही है। इसमें देखिए डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जो पहल लाई गई थी, उसके द्वारा भी अपने देश में वित्तीय निर्माण की ओर बहुत आगे की तरफ कदम बढ़ाया। इसमें देखिए जनधन योजना भी आई। सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास किया जाता है। मैंने अभी क्या बताया कि अपने देश में सरकार बहुत प्रयास करती है, लेकिन निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, सारा फर्जीवाड़ा उन्हीं के द्वारा किया जाता है। वो लोग यदि अगर सही हो जाएं तो अपने देश को विकसित होने में जो 100 साल लगने वाला है वो 20 साल लगेगा, लेकिन होता ऐसा नहीं।
सब लोग अपना शेयर बांट लेते हैं कि हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए। तो जो अगर कोई सरकार की योजना है, अगर 100 करोड़ की योजना है, तो जमीन पर आते आते वो 10 करोड़ की बचती है, बाकी 90 करोड़ उसमें से लोग बीच में सब जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर होते हैं, वो गायब कर देते हैं। तो यही सब समस्या है अपने देश में। ठीक है, इन सब चीजों को यदि सही कर लिया जाए तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी विकसित बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और मैंने इसमें अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोगों को बताया। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग और भी महत्वपूर्ण बातों के साथ आप लोगों को बताएंगे। तो आज की क्लास में मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।